एक बड़ी सी शादी, रोशनी से भरा पूरा वेन्यू, चारों तरफ मेहमानों की भीड़, पीछे डीजे के गाने, स्टेज पर आतिशबाजी और लोग दावत का मजा ले रहे हैं। जिस जोड़े की शादी हो रही थी, सबकी नजरें उसी दूल्हा दुल्हन पर थीं। वीडियो जयमाल के दौरान का है, जहां दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल, खुशियों से भरा माहौल। लेकिन अचानक कुछ सेकंड में ही ये खुशियों भरा माहौल चीख पुकार में बदल जाता है। रिश्तेदार रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। बारात वापस लौट जाती है। वो वेन्यू जहां कुछ समय पहले नाच गाना था, अब पुलिस की आवाजाही और दहशत में बदल चुका है। एक ऐसी वारदात जिसने परिवार, रिश्तेदार, आम जनता, यहां तक कि पुलिस और अदालत को भी हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं जयश्री नामदेव केस के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, भारत के सबसे हरे भरे और सुंदर शहरों में से एक। इसी शहर की एक लोकेलिटी है करौंद। वहीं रहता था नामदेव परिवार। पिता घनश्याम नामदेव, मां लक्ष्मी नामदेव और उनकी 26 साल की बेटी जयश्री। परिवार आर्थिक रूप से ठीक ठाक था। पिता बिजली विभाग में नौकरी करते थे, मां गृहिणी और जयश्री घर की इकलौती बेटी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली। स्कूल के समय ही प्री मेडिकल एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से एमबीबीएस किया। फिर पीजी के लिए जबलपुर चली गईं। पढ़ाई पूरी कर वो बाल रोग विशेषज्ञ यानी पेडियाट्रिशियन बन गईं और हमीदिया हॉस्पिटल में सेवा देने लगीं। उसी हॉस्पिटल में काम करता था एक और युवा डॉक्टर रोहित नामदेव। वो जूनियर सर्जन थे। दोनों का सरनेम एक था और हॉस्पिटल में इनके अलावा उस सरनेम का कोई और नहीं। इसी बात पर साथी डॉक्टर हंसी मजाक में कहते, अरे तुम्हारी शादी तो एक दूसरे से ही हो जाएगी। जब परिवारों ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो जयश्री के पिता को भी पता चला कि हॉस्पिटल में उनके समाज का एक लड़का काम करता है। उन्होंने जानकारी निकाली, बात आगे बढ़ाई और रिश्ता तय हो गया। भले दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर यह रिश्ता एक अरेंज मैरिज थी और दोनों ही शादी से खुश थे। जनवरी 2014 में परिवारों की मीटिंग हुई। फिर 3 फरवरी को सगाई हो गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था और धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ रहा था जिसका सभी को इंतजार था। 8 मई 2014। यही तारीख आगे चलकर एक श्राप की तरह याद की जाने लगी। वहीं लाल घाटी इलाके में स्थित सुंदरवन कोहिनूर वेडिंग वेन्यू, जहां उस दिन शहर की कई शादियां हो रही थीं। रोशनी, बैंड बाजा, आतिशबाजी, हर तरफ उत्सव का माहौल था। यहीं इसी भीड़-भाड़ और चकाचौंध के बीच जयश्री और रोहित की शादी की रस्में भी शुरू होने वाली थीं। शाम 8 बजे से मेहमान पहुंचना शुरू हो गए थे। घनश्याम जी ने बेटी की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन किस्मत आज किसी और ही कहानी की तैयारी कर चुकी थी। शादी में हजारों मेहमान इनवाइट किए गए थे। रिश्तेदार, दोस्त, कलीग, बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स। हर तरफ सिर्फ रोशनी, म्यूजिक और जश्न का माहौल था। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। पहले जयमाल की रस्म हुई, फिर फोटो सेशन शुरू और उसके बाद देर रात में शादी की रस्में होनी थीं, जैसा आजकल का चलन है। रात के करीब 11 बजे जयश्री और रोहित दोनों स्टेज पर थे। भीड़ तालियां बजा रही थी, आतिशबाजी आकाश में चमक रही थी, डीजे का म्यूजिक पूरे वेन्यू में गूंज रहा था। पहले जयश्री ने वरमाला पहनाई, फिर रोहित ने अपनी होने वाली पत्नी को माला पहनाई। माहौल एकदम खुशियों से भरा हुआ था। इसी बीच पीछे के दरवाजे से एक शख्स अंदर आता है। वो करीब 1 घंटे से वेन्यू में मौजूद था, लेकिन इतनी भीड़ में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सिर पर सफेद गमछा, सामान्य सा दिखने वाला एक नौजवान। वो भीड़ में शामिल हो गया और जयमाल के दौरान बाकी लोगों की तरह वो भी स्टेज पर चढ़ गया। जयश्री और रोहित के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और फिर एक पल में माहौल बदल गया। उसने कमर से देसी कट्टा निकाला। रात 11:15। आतिशबाजी की आवाजें, डीजे का तेज म्यूजिक और इन्हीं आवाजों के बीच एक और तेज धमाका। लक्ष्य था दुल्हन जयश्री। गोलियां उनकी छाती में लगीं। जयश्री वहीं स्टेज पर गिर पड़ी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ये हुआ क्या? लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुका। उसने कट्टा घुमाया
अब निशाना था दूल्हा रोहित। ठीक उसी पल पूरा वेन्यू सन्नाटे में बदल चुका था। हर कोई स्तब्ध। रोहित ने फुर्ती और हिम्मत दिखाई, उसका हाथ दूसरी तरफ धकेला। असल में वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक और गोली चली। इस बार शिकार बना, एक बार आती रोहित का दोस्त कचरूसी सोयाम। वो जमीन पर गिर गया। इधर लोग होश में आते ही हमलावर पर टूट पड़े। किसी ने हथियार छीना, किसी ने लात घूंसे बरसाए। उधर रोहित अपनी घायल होने वाली पत्नी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस बुलाई गई। जयश्री को सुदिति हॉस्पिटल ले जाया गया और जख्मी कचरू को हमीदिया हॉस्पिटल भेजा गया। खुशियों का शोर अब कान फाड़ देने वाली चीख पुकार में बदल चुका था। लोगों ने हमलावर को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे कोई अस्पताल ले जाने नहीं गया। सबका ध्यान सिर्फ जयश्री और कचरू पर था। ये पूरा हमला कुछ ही मिनटों के भीतर हो गया था। यह इलाका कोहे फिजा पुलिस स्टेशन के तहत आता है। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तुरंत वेन्यू पहुंचे। एक टीम हॉस्पिटल की ओर दौड़ी। वेन्यू पर पड़े उस बेहोश हमलावर की सांसें अभी चल रही थीं। पुलिस ने उसे उठवाकर अस्पताल भेजा। पहले तो सोच था कि हमीदिया ले जाएं, लेकिन वहां जयश्री की पहचान थी। डर था कि कलीग उसे नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया। उधर रोहित और परिवार सुदिति हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमलावर बेहोश था। नाम पता कुछ नहीं पता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ ही मिनटों में एक खुशहाल शादी को खून से रंग दिया। अस्पताल में हमलावर एडमिट था और दूसरी तरफ पूरा परिवार सदमे में। कोई बोलने की हालत में नहीं था। इसी वजह से पुलिस को शुरू में यह भी पता नहीं चल पाया कि वो अज्ञात आदमी आखिर कौन है। कोहे फिजा थाने पर उसी वक्त आईपीसी 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। जब पुलिस टीम वेन्यू के स्टेज तक पहुंची, जहां कुछ घंटे पहले हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। स्टेज पर रखे सोफों, गिफ्ट्स, फूलों और डेकोरेशन पर लाल छींटों के निशान फैले हुए थे। सीन इतना डरावना था कि बड़े अफसर भी एक पल के लिए रुक गए। इधर न्यूज मीडिया भी पहुंच चुकी थी। अज्ञात हमलावर की पहचान पता करने के लिए पुलिस ने वेन्यू के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। किसी न किसी कैमरे में वो जरूर दिखा होगा। किस रास्ते से आया, किसने उसे अंदर आने दिया, उसका मकसद क्या था। उधर हमीदिया हॉस्पिटल में दूल्हे रोहित का दोस्त कचरू एडमिट था। उसकी बाईं जांघ के पास गहरी गोली की चोट थी, लेकिन हालत स्थिर थी। सबसे पहले पुलिस उसी के पास पहुंची ताकि कुछ सुराग मिल सके। कचरू ने बयान दिया। वो अपने दोस्त रोहित की शादी में आया था, स्टेज पर खड़ा था। अचानक धमाका हुआ और अगली ही सेकंड उसने देखा कि दुल्हन जमीन पर पड़ी है और रोहित किसी अजनबी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी गोली चली और वो खुद गिर पड़ा। भीड़ बहुत थी, इसलिए वो हमलावर का चेहरा साफ नहीं देख पाया। इधर वेन्यू के स्टाफ ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी। वो अज्ञात आदमी एक बाइक से आया था और बाइक अभी भी पार्किंग में खड़ी है। पुलिस तुरंत बाइक की डिटेल निकालने में जुट गई। नंबर प्लेट दूसरे जिले की लग रही थी। ये सुराग काफी महत्वपूर्ण था। उधर सुदिति हॉस्पिटल में हालात बिगड़ते जा रहे थे। जयश्री की मां को बार बार संभाला जा रहा था। पूरा घर रो रो कर बेहाल था। एक पल में जैसे जिंदगी बिखर गई हो। इसी बीच सबको हैरान करने वाली बात यह हुई, रात करीब 2 बजे तक पूरी बारात हरसूद लौट गई। दूर के रिश्तेदार चले जाएं तो समझ आता है, लेकिन दूल्हा रोहित और उसका पूरा परिवार भी वापस चला गया। ये बात जयश्री के परिवार को अंदर तक तोड़ गई। अगली सुबह हमीदिया हॉस्पिटल में जयश्री का पोस्टमार्टम हुआ। गले और छाती के पास गोली 10 मई को, यानी घटना के 2 दिन बाद, रोहित ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। कहा कि उसे बहुत दुख है। जब किसी से प्यार करो और वो आपकी बाहों में दम तोड़ दे तो दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर लोगों के मन में सवाल था, अगर इतना ही दर्द था तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए? आप तो चश्मदीद थे और सबसे करीबी भी। पुलिस ने उनसे बयान लेने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने इनकार कर दिया। कहा कि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। और वो धीरे धीरे जयश्री के परिवार से दूरी बनाने लगा। इसके बाद और चौंकाने वाली बात, रोहित ने अपने पूरे फेसबुक से
जयश्री से जुड़ी सारी पोस्ट, सारे फोटो, यहां तक कि रिलेशनशिप स्टेटस, एंगेज टू डॉक्टर जयश्री नमदेव, सब हटा दिए। ये सब 8 मई की घटना के सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 10 मई को हुआ। अब वापस पुलिस की तरफ। वो अज्ञात व्यक्ति, जिसकी हालत गंभीर थी, रात के करीब 1 बजे उसकी पट्टी की गई और वो होश में आ गया। पुलिस ने सबसे पहले उसका नाम पूछा। उसने बताया, मेरा नाम अनुराग नामदेव है। उम्र 30 साल। घर मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़ाकोटा का सुभाष वार्ड। घर में लोग उसे गगन कहकर बुलाते थे। अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। दूसरी तरफ पुलिस टीम जयश्री के परिवार से भी बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका था कि हमलावर नामदेव सरनेम वाला ही है, और शायद वो जयश्री या रोहित में से किसी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ये सारी हलचल 8 और 9 मई के बीच चल रही थी। वो बाइक जिससे अनुराग शादी वाले वेन्यू तक पहुंचा था, पुलिस ने उसकी भी पूरी जांच शुरू की। जब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओनर का पता चला और उससे पूछताछ हुई, तो उसने बताया, 8 मई को ही अनुराग बाइक मांगकर ले गया था। कहाँ था? कुछ काम है, जल्दी लौटा दूंगा। और तब से लौटा ही नहीं। यानी अनुराग उसी उधार ली गई बाइक से सागर के गढ़ाकोटा से भोपाल के लाल घाटी आया। दोनों जगहों की दूरी 234 किलोमीटर। इतना लंबा सफर, वो भी एक ही दिन में। क्यों? उसके अंदर किस तरह की आग जल रही थी? क्या योजना बना रखी थी? ये सवाल अब पुलिस के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुके थे। जैसे ही अनुराग होश में आया, उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा, जया कैसी है? वो ठीक तो है? जिस लड़की पर उसने खुद गोली चलाई, अब उसी की चिंता दिखा रहा था। पुलिस ने साफ बता दिया, वो नहीं रही। ये सुनते ही अनुराग जोर जोर से चिल्लाने लगा, अजीब हरकतें करने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा, ना कोई दर्द, बल्कि गुस्सा था। कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी चीखने लगता। पुलिस भी उसकी हरकतें देखकर हैरान थी। उधर पुलिस ने जयश्री के पिता घनश्याम नामदेव से पूछा, क्या आप इस लड़के को पहचानते हैं? घनश्याम जी ने शांत आवाज में कहा, हाँ, ये मेरा सगा भांजा है। और यहीं से केस ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। घनश्याम जी की छोटी बहन अंगूरी बाई, उनकी शादी गढ़ाकोटा के रहने वाले कल्लू राम के साथ हुई थी। 2 बच्चे हुए, अनुराग और अंबर। लेकिन फिर कल्लू राम को कैंसर हो गया और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। परिवार पहले ही आर्थिक तंगी में था। पिता के जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। कपड़ों का छोटा सा पुश्तैनी कारोबार था, जिसे अब अनुराग के चाचा उमाशंकर संभाल रहे थे, लेकिन कमाई बहुत कम थी। इसी दौरान घनश्याम जी ने अपने जीजा के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाया। उसके बाद से ही उनके दिल में अपनी बहन और उसके बच्चों के लिए हमदर्दी और भी गहरी हो गई। अनुराग भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत उसे आगे नहीं बढ़ने देती थी। एक दिन कल्लू राम, अनुराग के पिता, ने बच्चों के भविष्य को लेकर घनश्याम जी से बात की। घनश्याम जी ने कहा, अनुराग को मेरे पास भेज दो, मैं इसकी पढ़ाई और बैंकिंग कोचिंग कराऊंगा। और साल 2005 में अनुराग अपने मामा के घर भोपाल आ गया। मामा मामी ने उसे अपने बेटे की तरह रखा। खाना, पढ़ाई, दवाइयां, इलाज, हर खर्च उठाया। एक बार अनुराग बहुत बीमार पड़ा था। तब मामा ने उसे हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इलाज पर काफी पैसे लगाए। सबकी उसके प्रति गहरी हमदर्दी थी, क्योंकि पिता का साया पहले ही उठ चुका था और घर की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। जयश्री तो उसे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती थी। रक्षाबंधन पर हर साल राखी बांधती थी। दोनों के बीच हमेशा भाई बहन जैसा रिश्ता रहा। अनुराग पढ़ाई में अच्छा था, शांत स्वभाव का लगने वाला लड़का। लेकिन किसे पता था कि यही लड़का एक दिन 234 किलोमीटर चलकर एक शादी को खून से रंग देगा। अनुराग पढ़ाई में अच्छा था। मामा के घर रहकर उसने बैंकिंग की तैयारी की, एग्जाम दिए और आखिरकार उसका चयन प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के तौर पर हो गया, जो बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर ग्रेड की एंट्री लेवल पोस्ट होती है। अक्टूबर 2012 में उसे एचडीएफसी बैंक में नौकरी मिल गई। पोस्टिंग मिली सागर, यानी उसका होम डिस्ट्रिक्ट। अनुराग वहीं सिविल लाइंस में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। नौकरी, स्थिर आय और मामा के सपोर्ट की वजह से उसकी जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन फिर
उसी इंसान ने उसी घर के खिलाफ सबसे बड़ा वार कर दिया, जिस घर ने उसे पाला, संभाला, पढ़ाया, और एक बहन जिसने उसे भाई मानकर राखी बांधी, उसी को उसने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में अनुराग ने चौंकाने वाली बात कही, अगर भीड़ ने मुझे 2 सेकंड और नहीं पकड़ा होता तो तीसरी गोली खुद को मारता, आज मैं भी जिंदा नहीं होता। यानी उसके 3 निशाने थे, पहला जयश्री, दूसरा रोहित, और तीसरा वो खुद। 5 साल अनुराग अपने मामा के घर में रहा। मामा मामी उसे बेटे की तरह रखते और जयश्री उसे सगे भाई से भी ज्यादा मानती थीं। उसकी देखभाल करती, पढ़ाई में मदद करती और पिता के निधन के बाद टूट चुके अनुराग को संभालती थीं। अनुराग मन की बातें जयश्री से शेयर करता और धीरे धीरे उसके अंदर एक तरफा मोहब्बत पनपने लगी। उम्र अनुराग 30 का, जया 26 की। रिश्ते में ममेरे भाई बहन। लेकिन अनुराग के मन में रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं बची थी। वो जयश्री को जया कहकर बुलाता, लेकिन उस लहजे में जिस तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाता है। जयश्री को यह बदलाव अजीब लगने लगा। ये कैसा व्यवहार? ये तो उसका भाई है, राखी बांधती है, अपनी बुआ का बेटा। नौकरी लगने के बाद अनुराग ने जया को सीधे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। जया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने समझाया, तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें वैसे ही मानती आई हूं। शुरू में जया ने सोचा कि वो खुद ही संभाल लेगी, समझा लेगी, लेकिन अनुराग मानने को तैयार नहीं था। जब भी मौका मिलता सागर से भोपाल आता और जया पर शादी का दबाव डालता। ना सुनते सुनते उसकी मोहब्बत जिद में बदल गई। जब मामला हद से आगे बढ़ा तब जया ने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। घनश्याम जी और उनकी पत्नी के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। जिस लड़के को उन्होंने अपना बेटा माना, आज उसी ने उनकी बेटी पर गलत नजर रखी है। अब वो पुलिस में शिकायत कर सकते थे, लेकिन वो किस मुंह से कहते कि उनकी बेटी को तंग करने वाला शख्स उनका सगा भांजा है। यह मामला परिवार ने खुद ही सुलझाने की कोशिश की। घनश्याम जी ने अपनी बहन अंगूरी बाई को सब बताया। वो भी हैरान रह गईं, क्योंकि मामा ने उनके परिवार पर बहुत एहसान किए थे। अंगूरी बाई ने अनुराग को समझाया, ये रिश्ता गलत है, समाज क्या सोचेगा, तुम जया को भूल जाओ, उससे दूर रहो। अनुराग ने कहा कि वो मां की बात मानेगा। कुछ दिन शांत रहा, लेकिन ये उसकी सिर्फ दिखावे की शांति थी। कुछ हफ्तों बाद फिर वही हरकतें शुरू। शादी के लिए जिद, दबाव, बार बार पीछा करना। जया के बार बार मना करने से अनुराग अंदर से टूटने लगा था। वो उदास गाने सुनता, शायरी सुनता, अपने फेसबुक पर भी एक्टिव रहने लगा। 5 फरवरी 2014 को फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उसने एक तस्वीर देखी, जिसमें जया एक लड़के के साथ बैठी थी, और उस एक तस्वीर ने उसकी मानसिक हालत, ईर्ष्या, जुनून सबको आग की तरह भड़का दिया। फेसबुक पर जब अनुराग ने वह फोटो देखी जिसमें जया एक लड़के यानी रोहित के साथ बैठी थी, तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। 3 फरवरी को रोहित और जयश्री की सगाई हुई थी, और 5 फरवरी को रोहित ने उसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए अपने रिलेशनशिप स्टेटस में प्राउडली लिख दिया, एंगेज टू डॉक्टर जयश्री नमदेव। बस यही वह पल था जिसने अनुराग के अंदर के ज्वालामुखी को फाड़ दिया। उसने सीधे अपने मामा घनश्याम जी को फोन लगाया और चिल्लाते हुए कहा, शादी रोक दीजिए, जया सिर्फ मेरी है, जो भी उसके बीच आएगा वो अंजाम भुगतेगा। जया का परिवार पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क था, इसीलिए अनुराग को सगाई में इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि डर था कि कहीं वह कोई हंगामा न कर दे। जया ने भी अपने होने वाले पति रोहित को सब कुछ बता दिया कि उसका फुफेरा भाई किस तरह उसे परेशान कर रहा है। ये एक समझदारी भरा कदम था, क्योंकि रिश्ते की नींव सच्चाई से और मजबूत होती है। जब अनुराग को सगाई की खबर मिली, उसने फेसबुक पर एक और पोस्ट किया, जिसमें उसने खुदकुशी करने जैसे इशारे दिए। फिर उसने रोहित को भी धमकी दी, जया से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। शादी नजदीक आने लगी थी। घर में तैयारियों और उत्साह का माहौल था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी था कि कहीं अनुराग कुछ गड़बड़ ना कर दे। घनश्याम जी ने अपने भतीजे शैलेंद्र नामदेव से भी बात की और अनुरोध किया कि वह अनुराग को समझाए। शैलेंद्र ने फोन कर उसे समझाया, लेकिन बात खत्म होने के बाद
अनुराग ने उसे एक लंबा मैसेज भेजा। अंत में लिखा, तू बस अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखना, उन्हें अभी बहुत जीना है। ये पढ़कर शैलेंद्र भी डर गया और उसने खुद को इस मामले से दूर कर लिया। अनुराग का एक तरफा प्यार अब जुनून बन चुका था। वो दुख भरे गाने सुनता, उदास शायरी लिखता, रोता। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उसे बस एक ही बात सूझ रही थी, जया मेरी होगी, वरना किसी की भी नहीं। और यदि वो जया को नहीं पा सकता तो शादी रोकना तो दूर, जया और उसके होने वाले पति दोनों को खत्म कर देना चाहता था। घटना से लगभग 20 दिन पहले उसने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी थी। न्यूज, मूवीज और अपराध से जुड़ी घटनाओं से आइडियाज ले रहा था। उसे पता चल चुका था 8 मई ही वह तारीख है जब जया शादी करेगी, और उससे पहले या उसी दिन उसे कुछ बड़ा करना होगा। शादी से 1.5 दिन पहले उसने एक शख्स कुलदीप से देसी कट्टा लिया, 17,000 रुपए में। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं खरीदा था, कुछ कहती हैं किराए पर लिया था। 8 मई को उसने अपने दोस्त से बाइक मांगी और जुनून के सहारे 234 किलोमीटर दूर भोपाल की ओर निकल पड़ा। कुछ दिन पहले ही उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल फोटो भी चेंज की थी, लाल बैकग्राउंड, और उस पर लिखा था, जस्ट वेट एंड वॉच। उसका यह मैसेज सब कुछ कह रहा था। शायद परिवार ने भी ये देखा हो। घनश्याम जी जानते थे कि अनुराग सिर फिरा हो चुका है। अगर चाहे तो वेन्यू पर बॉडीगार्ड लगा सकते थे, किसी को आदेश दे सकते थे कि अगर अनुराग आए तो रोक लिया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बात रिश्तेदार की थी। अगर रोका जाता, हंगामा होता, तो राज खुल जाता, और इस समाज में रहस्य खुले तो बदनामी सबसे पहले लड़की की ही होती है। यही डर, यही झिझक, यही सामाजिक दबाव एक सिर फिरे को रोकने में सबसे बड़ा अवरोध बन गया। अनुराग वेन्यू में आया। घनश्याम जी ने भी उसे देखा, मामी लक्ष्मी ने भी देखा, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सबने सोचा, घर का ही तो बच्चा है, शादी में आया होगा। पर किसी को पता नहीं था कि वह बच्चा, जिसके सिर पर उन्होंने कभी हाथ रखा था, आज उसी हाथ में बंदूक लेकर आया है, घर को उजाड़ने। परिवार को चिंता थी कि अनुराग शादी में कोई ड्रामा न कर दे। शादी टूट सकती थी, माहौल खराब हो सकता था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठा सकता है। शादी वाले दिन वो भीड़ में शामिल था, बाकायदा फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज के पास खड़ा, अपनी बारी का इंतजार करता हुआ। वेन्यू में हजारों लोग मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनुराग ने अपनी आंखों के सामने जयश्री को रोहित के गले में वरमाला डालते देखा। यही वह पल था जिसने उसके अंदर जल रही आग को भड़काने का काम किया। पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने अनुराग ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं, कैपिटल पनिशमेंट भी दे दो, मैं तैयार हूं। एक बार में ही मर जाऊंगा, लेकिन अगर जया की शादी हो जाती तो रोज रोज ऐसे ही मरना पड़ता। उसके चेहरे पर कोई डर, गम या पछतावा नहीं दिख रहा था। त्योरियों में सिर्फ गुस्सा था। जांच में यह साफ हुआ कि यह हमला गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि प्लानिंग थी। फेसबुक प्रोफाइल चेंज, 20 दिन से लगातार रेकी देसी कट्टा लेना और उसकी प्रैक्टिस करना सब दिखाता था कि उसने पूरी तैयारी के साथ यह वारदात की। पुलिस ने बयान दर्ज किए। कई चश्मदीद मौजूद थे। करीब 17 लोगों ने अदालत में गवाही दी, जिनमें जया के पिता और रोहित का दोस्त कचरू भी था। लेकिन रोहित नहीं आया, न पुलिस स्टेशन, न कोर्ट, न ही किसी भी सुनवाई में। अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर केस को पुख्ता बनाकर अदालत में रखा। न्यायाधीश इस नतीजे पर पहुंचे कि अनुराग दोषी है। 11 फरवरी 2015 को अनुराग को उम्र कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जया के माता पिता इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी यह सजा कम है, उसे जीने का अधिकार नहीं। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन 28 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता। अनुराग लगभग 4 साल सागर सेंट्रल जेल में रहा। मई 2019 के आखिरी सप्ताह में वह 15 दिन की पैरोल पर बाहर आया। 12 जून 2019 को शाम 5 बजे उसे वापस जेल जाकर सरेंडर करना था। लेकिन उसी दिन सुबह 5 बजे उसने अपने ही घर में तौलिया का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी परिवार को सौंप दी गई।
सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेलर ने बताया, कंट्रोल रूम से खबर मिली कि अब आपका कैदी इस दुनिया 2023 में नहीं है। अनुराग का यह पागलपन 2 परिवारों को बर्बाद कर गया। पहले भाई बहन का रिश्ता टूटा, फिर 2 घरों में मातम छा गया। और सबसे चुभने वाली बात, रोहित का व्यवहार। जया के अंतिम संस्कार में वह नहीं आया, किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुआ और 2 दिन के अंदर ही सोशल मीडिया से जया के सारे फोटो, पोस्ट, रिश्ते के ट्रेसेस हटा दिए। वह खुद चश्मदीद था, लेकिन न उसने पुलिस को बयान दिया, न कोर्ट में आकर गवाही दी, न ही अपनी होने वाली पत्नी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। बूढ़े माँ बाप अपनी इकलौती बेटी के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे और रोहित दूर ही रहा। तो दोस्तों, अनुराग नामदेव केस यहीं खत्म होता है। एक जुनूनी प्रेम, एक तरफा पागलपन और 2 परिवारों की बर्बादी की दर्दनाक कहानी। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।